हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं बच्चों, उसका नाम है जैविक वर्गीकरण। हाँ, अब देखो बच्चों, जितने भी कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर्स थे जिसमें ज्यादा समझने की जरूरत थी, वो चैप्टर्स हम पूरे कर चुके हैं। ठीक है, हमने कोशिका की संरचना, कोशिका विभाजन, जैव अणु खत्म किए, फिर हमने जनन का चैप्टर देखा, फिर हमने आनुवांशिकी, आणविक जैविकी वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखे, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, पूरी मानव कार्य की और पूरी पादप कार्य की। तो ये जो सेक्शन बायोलॉजी का, जैव विज्ञान का जो हम कर चुके हैं बच्चों, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें थी। उनमें सब में चीजों को समझना बेहद जरूरी था और फिर उसे याद रखना था। अब जो सेक्शन हम बायोलॉजी का चालू करने वाले हैं बच्चों, उसमें अब हम वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। हां बिल्कुल, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, ये सारा जो क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर्स हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना। ठीक है तो बहुत आसान चीजें, लेकिन इसमें उदाहरण या एग्जाम्पल्स इतने सारे हैं कि आपको याद रखनी पड़ेंगी चीजें। और चीजें याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसे रोज पढ़ें। तो बच्चों, आज से जो क्लासिफिकेशन का चैप्टर चालू हो रहा है, मैं ये सिंसियर रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि इसे रोज पढ़िए। हर दिन क्लासिफिकेशन को पढ़ने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा बार आप इन चीजों को पढ़ेंगे, उतना बेहतर रूप से वो याद हो पाएंगी। ठीक है बच्चों, तो आइए चैप्टर चालू करते हैं हम, जैविक वर्गीकरण या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब सबसे पहला चीज की हम बात करें, अगर क्लासिफिकेशन की हम बात करें, हां, क्लासिफिकेशन या जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वर्गीकरण। इसका मतलब यह है कि जितने भी समस्त जीव हैं, हां, हमारे पूरे पृथ्वी पर या प्लैनेट पर जितने भी समस्त जीव हैं, उन सब का वर्गीकरण करना। सीधी सी बात है भाई, उनका वर्गीकरण करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप समस्त जीव, जितने भी जीव हमारे पृथ्वी पर हैं, यदि आप उनका वर्गीकरण नहीं करेंगे तो उनको पढ़ना या समझना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो समस्त जीवों की हम बात करें तो सर, पृथ्वी पर क्या क्या जीव हैं? पृथ्वी पर जीवाणु मिलते हैं, बिल्कुल, जीवाणु हैं, विषाणु हैं, कवक है, शैवाल है, पादप हैं, जंतु हैं, इतने समस्त प्रकार के जीव हैं। तो इन समस्त प्रकार के जीवों को कैसे वर्गीकृत किया जाए, किसने वर्गीकरण करा, यह सब पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या हुआ था बच्चों? सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, कैरोलस लिन्नुअस। हां, लिन्नुअस नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले दो जगत वर्गीकरण दिया, है ना। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में हम किसकी बात करेंगे भाई? दो जगत वर्गीकरण की, है ना। अब ये दो जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया? ये वैज्ञानिक थे कैरोलस लिन्नुअस। ठीक है, तो इन वैज्ञानिक ने, या इस कैरोलिस वैज्ञानिक, लिन्नुअस जो नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने सबसे पहले दो जगत वर्गीकरण दिया। दो जगत वर्गीकरण क्या किया? उन्होंने कहा भाई, जितने भी समस्त जीव हैं, उन समस्त जीवों को उन्होंने दो जगत में विभेदित कर दिया, प्लांटे और एनिमेलिया, है ना भाई। ये तो बहुत पुरानी 17वीं सदी की बात हो रही है। तो इन्होंने क्या किया भाई, कैरोलस लिन्नुअस ने जितने भी समस्त जीव हैं, उनको दो जगत में वर्गीकृत कर दिया, प्लांट और एनिमल। किस आधार पर? उन्होंने देखा भाई, जिस भी कोशिका में, जिन भी जीवों में कोशिका भित्ति है, उनको पादप में रख दो, है ना मां। जिनमें भी कोशिका भित्ति उपस्थित है, उनको आप प्लांटे में डाल दो, और जिनमें भी कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, जिनमें भी कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, उनको किसमें डाल दिया जाए? एनिमेलिया में। अब भाई बहुत पुरानी बात है ये, आज तो आप हंस भी रहे होंगे इस बात पे, सर ऐसा थोड़ी होता है। हां, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, जब वर्गीकरण नया नया प्रारंभ हुआ था। तो लिन्नुअस ने सबसे पहले देखा भाई, जो भी जीव, जिन भी जीवों में कोशिका भित्ति होगी, उनको पादप जगत में रख दो,
और जिनमें भी कोशिका भित्ति नहीं होती उनको जंतु जगत में रख दो। अब ऑब्वियस ही बात है कि इस वर्गीकरण में बहुत सारी त्रुटियां या बहुत सारी कमियां आई होंगी। क्या क्या कमी है? सबसे पहली कमी तो यह है कि इसमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों का विभेदन ही नहीं है ना? किस एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों का विभेदन ही नहीं किया। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स इन जीवों का विभेदन भी नहीं किया, और स्वपोषी और विषमपोषी जीवों का भी विभेदन नहीं कर पाए। तो ये जो दो जगत वर्गीकरण है ना, इसमें कई सारी कमियां हैं भाई। ठीक है, अब क्या क्या कमियां हैं भाई इस दो जगत वर्गीकरण में? पहली कमी तो यह थी कि यह किसके मध्य? एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीवों के मध्य विभेदन नहीं है। ठीक है, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों सबको साथ रखा हुआ है या कोई अंतर ही नहीं है। फिर प्रोकैरियोट्स एवं यूकैरियोट्स में विभेदन नहीं है। और तीसरा, स्वपोषी व विषमपोषी जीवों के मध्य विभेदन नहीं है। ठीक है, लिनेयस ने सबसे पहले दो जगत वर्गीकरण दे तो दिया, एक पादप जगत, एक जंतु जगत। जिस भी जीव में कोशिका भित्ति है, भले ही वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट, भले ही वो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय, भले ही वो स्वपोषी हो या विषमपोषी, अगर कोशिका भित्ति है तो पादप जगत में रख दो, अगर कोशिका भित्ति नहीं है तो जंतु जगत में रख दो। इसमें प्रॉब्लम या कमियां बहुत सारी आ गई, ये सारी कमी थी। तो अब इतनी सारी कमी अगर दो जगत वर्गीकरण में आई तो इससे बेहतर वर्गीकरण ढूंढना था। तो दो जगत के बाद हमारे पास क्या आया? तीन जगत वर्गीकरण, है ना? तो दो जगत के बाद नेक्स्ट क्या आया बच्चों? तीन जगत वर्गीकरण। अब तीन जगत वर्गीकरण जो है वो हेकल नामक वैज्ञानिक ने दिया। ठीक है, हेकल नामक वैज्ञानिक ने क्या दे दिया भाई? तीन जगत वर्गीकरण। अब तीन जगत में क्या भाई? दो जगत तो पहले से ही थे, पादप जगत, प्लांटे और एनिमेलिया। दो जगत तो पहले ही थे। इन्होंने एक नया जगत लाए। हां, एक नया जगत इन्होंने क्या बनाया? प्रोटिस्टा। इन्होंने एक नया जगत क्या बना दिया? प्रोटिस्टा। किस आधार पर? इन्होंने देखा कि वो सारे जीव, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनमें उत्तक नहीं पाए जाते, है ना, वो सारे जंतु या वो सारे जीव जिनमें उत्तक नहीं पाए जाते, उनको किस में रख दिया गया? प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा में किन जीवों को सम्मिलित किया गया? उन जीवों को सम्मिलित किया गया जिनमें उत्तक अनुपस्थित हैं। उत्तक मतलब टिश्यूज ही नहीं है ना भाई? कोशिका का समूह जब एक विशिष्ट कार्य करता है उसे ही उत्तक कहते हैं। जब कोशिकाओं का समूह मिलकर एक विशिष्ट कार्य दर्शाता है उसे उत्तक कहते हैं। तो जो एक कोशिकीय जीव हैं वो सबको किस में रख दिया गया? प्रोटिस्टा। क्योंकि एक कोशिकीय जीव तो उत्तक नहीं बनाएंगे। तो प्रोटिस्टा में किन किन को स्थान दिया गया? सुनो, प्रोटिस्टा में स्थान दिया गया जीवाणु को, बैक्टीरिया को रख दिया गया, शैवाल को रख दिया गया, कवक को रख दिया गया और प्रोटोजोआ को रख दिया गया,
है ना भाई। तो वो सभी जीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन जगत वर्गीकरण। तीन जगत वर्गीकरण किसने दिया? हेकल ने। तो दो जगत तो पहले से थे, प्लांट और एनिमेलिया। उसको बेहतर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? एक नया जगत डाल दिया, प्रोटिस्टा। और उस नए जगत प्रोटिस्टा में किन जीवों को सम्मिलित किया? उन जीवों को सम्मिलित किया जिनमें क्या नहीं पाया जाता भाई? जिनमें उत्तक नहीं पाए जाते। तो या तो एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव भी हो, लेकिन ऐसे बहुकोशिकीय जीव जो उत्तक नहीं बना रहे। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव जो उत्तक नहीं बनाते, उनको किसमें स्थान दिया गया भाई? उनको प्रोटिस्टा में स्थान दे दिया। किसमें स्थान दे दिया? प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा में किस किस को रख दिया भाई? इन्होंने जीवाणु को, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। अब इसमें भी देखो एक प्रॉब्लम है। इसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि जीवाणु है प्रोकैरियोट। जीवाणु क्या है? प्रोकैरियोट्स। पढ़ा है ना अपन ने, कोशिका की संरचना में बता रखा है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो जीवाणु प्रोकैरियोट है, इनमें तो विकसित केंद्रक होता ही नहीं, कोई झिल्ली युक्त कोशिकांग होते ही नहीं। तो ये प्रोकैरियोट जीव है। लेकिन अब इसमें भी प्रोकैरियोट, यूकैरियोट सब साथ में है। शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ ये सब यूकैरियोट है, जीवाणु प्रोकैरियोट है। तो इनको भी साथ रखा हुआ है। तो इसको और बेहतर बनाने के लिए तीन जगत में हेकल ने तो प्रोटिस्टा रख दिया। प्रोटिस्टा में उन सब जीवों को रख दिया जिनमें उत्तक नहीं है, लेकिन फिर भी कमी क्या रह गई? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट अभी भी साथ में हैं। तो तीन जगत के बाद क्या आया? चार जगत वर्गीकरण। इसको और बेहतर बनाने के लिए क्या आया? चार जगत वर्गीकरण, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किस वैज्ञानिक ने दी? कोपलैंड ने, है ना। फोर किंगडम या चार जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया? कोपलैंड ने। अब तीन जगत तो पहले से बन चुके हैं। कौन? प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमेलिया, ये तो बन चुके हैं। ये एक नया जगत लेकर आए। कौन सा नया जगत लेकर आए भाई? इन्होंने मोनेरा जगत ले लिया। और ये अलग से जो मोनेरा जगत है, इसमें प्रोकैरियोट को स्थान दे दिया। मोनेरा में किसको शामिल कर लिया? प्रोकैरियोट। तो जीवाणु जो है, यानी बैक्टीरिया जो है, वो मोनेरा में आ गया। तो प्रोटिस्टा में अब क्या बच गए? प्रोटिस्टा में बच गए शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ, है ना। जीवाणु निकलकर मोनेरा में आ गया। प्रोकैरियोट्स को मोनेरा जगत में कोपलैंड ने डाल दिया। अब इस चार जगत तक ये कुछ समय तक चला, लेकिन सबसे बेहतर वर्गीकरण, मतलब सभी के सभी जीवों को, समस्त जीवों को सबसे पहली बार सबसे बेहतर रूप से किसने वर्गीकृत किया? R.H. विटेकर, पांच जगत वर्गीकरण। देखो भाई, ये दो जगत वर्गीकरण, तीन जगत वर्गीकरण, चार जगत वर्गीकरण, ये आपके एनसीईआरटी में है भी नहीं, नई वाली एनसीईआरटी में है नहीं। पुराने एनसीईआरटी में दे रखा है इसके बारे में, इसलिए मैंने बता दिया। लेकिन ये सब जगत वर्गीकरण खारिज हो चुके हैं। दो जगत वर्गीकरण भी मान्य नहीं है, तीन जगत भी नहीं है, चार जगत भी नहीं है। इन सब जगत वर्गीकरण में कुछ ना कुछ गलतियां या कमियां हैं। तो पहली बार सबसे मान्यता पूर्व जो सिद्धांत या जो वर्गीकरण था, वो है पांच जगत वर्गीकरण, है ना। तो अब हमारे पास सबसे बेहतर तो पांच जगत वर्गीकरण ही है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो विटेकर ने दिया है ना। तो सबसे मान्य
मतलब जब हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो पहला सबसे मान्य वर्गीकरण ही कौन सा है? ये 5 जगत का वर्गीकरण जो विटेकर ने दिया। तो विटेकर ने 5 जगत क्या क्या बताए भाई? हां, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंगाई या कवक जगत, पादप और जंतु, है ना। तो 5 जगत वर्गीकरण भाई जो सबसे मान्य है वो किसने दिया था? वो आर.एच. विटेकर ने दिया था। और आर.एच. विटेकर ने ही क्या किया? 5 जगत वर्गीकरण सबसे पहली बार दिया जो सबसे मान्य है। मतलब जितने भी जीव हैं हमारे पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर जितने भी समस्त जीव हैं, जीवाणु का कुछ भी ले लो आप। हां, आप बोल रहे हो कि सर विषाणु, वायरसेस को कोई स्थान नहीं दिया गया है। ये भी क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे कि विषाणु जो है, वायरस 5 जगत वर्गीकरण में, इनफैक्ट किसी भी जगत के वर्गीकरण में विषाणु को स्थान नहीं दिया गया। वायरसेस को 5 जगत वर्गीकरण हो उसमें कहीं भी स्थान नहीं दिया गया है। किसी भी वर्गीकरण में विषाणुओं को कोई स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, विषाणु भी हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में। तो जितने भी विषाणु को छोड़कर बाकी समस्त जीव जो इस पृथ्वी पर हैं, उनको अपन ने कितने जगत में वर्गीकृत किया है? 5। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। अब इस वर्गीकरण को अपन को विस्तार में पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि यही वर्गीकरण सबसे मान्य है। और यदि यही वर्गीकरण सबसे मान्य है तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि किन किन आधार पर, किन किन लक्षणों के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया। तो पहली चीज तो किन किन लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया? सबसे पहले तो कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना, फिर काय संगठन, फिर पोषण, फिर फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब है जैव विकास का इतिहास। तो किन किन लक्षणों के आधार पर भाई, किन किन लक्षणों के आधार पर 5 जगत वर्गीकरण किया गया? कोशिका की संरचना, काय संगठन, पोषण, कोशिका भित्ति और जैव विकास का इतिहास। इन सब लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया। तो 5 जगत वर्गीकरण का जो आधार है ना, 5 जगत वर्गीकरण का जो आधार है, इसका मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट, एनिमल्स, ये जो 5 जगत वर्गीकरण विटेकर ने किया, ये किन लक्षणों के आधार पर किया? कोशिका की संरचना, काय संगठन, पोषण, कोशिका भित्ति और जैव विकास का इतिहास। इन सब लक्षणों के आधार पर यह 5 जगत वर्गीकरण किया गया। इसका मतलब ये जो 5 जगत हैं, इन लक्षणों के आधार पर यदि उनका वर्गीकरण किया गया है तो अब हम इन लक्षणों की ही बात करेंगे। तो एक पूरा चार्ट बनाएंगे जिसमें ये लक्षण और इन सब जगत की बात की जाएगी, है ना भाई। तो आ जाओ कैसे। मैंने यहां पर 1 मिनट, ये रहा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है बच्चों, ये मैंने 5 जगत यहां पर ले लिए। यहां पर अपन लक्षण ले रहे हैं। पहला लक्षण क्या ले लेते हैं भाई? बिल्कुल सही, कोशिका की संरचना, है ना। तो पहला लक्षण मैंने क्या ले लिया? कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना मतलब इनमें से कौन प्रोकैरियोट है, कौन यूकैरियोट है ना भाई। तो कोशिका की संरचना के आधार पर जीव 2 प्रकार के होंगे, या तो होंगे प्रोकैरियोट
और या क्या होंगे, यूकैरियोट। तो कोशिका संरचना में मोनेरा क्या है, मोनेरा होता है प्रोकैरियोट। बाकी सभी, हां, बाकी प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया, ये सब क्या है, यूकैरियोट्स। तो मोनेरा जगत में यही तो पढ़ना है बच्चों। हम लोग मोनेरा जगत पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा, इस पूरे वर्गीकरण में एनसीईआरटी में ये 3 चैप्टर्स हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, ये पूरा वर्गीकरण ही तो है। तो हम विस्तार में तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम शॉर्ट में लक्षण देख रहे हैं कि भाई सारे प्रोकैरियोट्स को किसमें सम्मिलित किया गया, मोनेरा में, और प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया में यूकैरियोट्स शामिल किए गए। तो पहला लक्षण तो है कोशिका संरचना। फिर दूसरी संरचना क्या है भाई, दूसरा है काय संगठन, है ना। तो कौन एक कोशिकीय, कौन बहुकोशिकीय, तो सभी के सभी मोनेरा में एक कोशिकीय या यूनिसेल्यूलर। मोनेरा जगत में सारे के सारे जीव प्रोकैरियोट्स भी हैं और सब एक कोशिकीय होते हैं। प्रोटिस्टा में भी सारे के सारे एक कोशिकीय। तो देखो बच्चों, काफी बार क्वेश्चन बनता है कि सारे एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स किसमें शामिल हैं, सारे एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स किसमें शामिल हैं, मोनेरा में। सारे एक कोशिकीय यूकैरियोट्स किसमें शामिल हैं, प्रोटिस्टा में। सारे एक कोशिकीय यूकैरियोट्स किसमें शामिल हैं, प्रोटिस्टा में। फंगाई में क्या होता है बच्चों, फंगाई, हां, फंगाई है तो बहुकोशिकीय या ढीले उत्तक। पादपों में उत्तक और अंग, और जंतुओं में उत्तक, अंग और अंग तंत्र, है ना भाई। काय संगठन कह सकते हो, इसको थैलस भी कह सकते हो। तो सारे एक कोशिकीय। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए 5 जगत में ऐसे कौन कौन से जगत हैं जिसमें एक कोशिकीय जीव शामिल हैं। ये जो 5 जगत का वर्गीकरण है, इसमें से कौन से ऐसे जगत हैं जिसमें एक कोशिकीय जीव शामिल हैं। तो सिर्फ एक कोशिकीय पूछा तो मोनेरा भी उत्तर, प्रोटिस्टा भी उत्तर। मोनेरा में भी एक कोशिकीय जीव हैं, प्रोटिस्टा में भी एक कोशिकीय जीव हैं। फर्क क्या है, मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स शामिल हैं और प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोट्स शामिल हैं। दोनों एक कोशिकीय जीव हैं, लेकिन एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स मोनेरा में, एक कोशिकीय यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा में। ठीक है। फिर बहुकोशिकीय जिसमें ढीले उत्तक होंगे, कवक, उत्तक और अंग। पादपों में उत्तक और अंग होते हैं, अंग तंत्र नहीं होता, है ना। अंग तंत्र तो केवल किसमें है, जंतुओं में। अंग तंत्र तो ऑर्गन सिस्टम, पादपों में अंग है लेकिन अंग तंत्र नहीं है। अंग तंत्र तो केवल किसमें मिलता है, जंतुओं में मिलेगा। ठीक है, काय संगठन हो गया। फिर केंद्रक की बात करें या केंद्रक झिल्ली की बात करें, जिसे अपन कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप या झिल्ली। तो आपको पता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, मोनेरा में, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती, केंद्रक झिल्ली नहीं होती। जो भी प्रोकैरियोट्स हैं उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होगी। केंद्रक झिल्ली केवल किसमें मिलेगी, यूकैरियोट्स में। तो सारे यूकैरियोट्स में केंद्रक झिल्ली क्या है, उपस्थित। ठीक है। फिर बात करें कोशिका भित्ति।
फिर नेक्स्ट लक्षण क्या आता है भाई, कोशिका भित्ति। अब पहली चीज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे कितनी बार सवाल बन चुका है। सबसे पहले तो यह ध्यान में रखना है कोशिका भित्ति किसमें है किसमें नहीं। तो मोनेरा जगत में कोशिका भित्ति होगी, प्रोटिस्टा जगत में कुछ में प्रेजेंट होगी, कवक में उपस्थित, पादपों में भी उपस्थित, लेकिन जंतुओं में नहीं, है ना। तो ऐसा कौन सा जगत है जिसमें भित्ति नहीं है? तो केवल जंतु जगत या एनिमेलिया जगत ऐसा है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं है, बाकी लगभग सभी में है। फर्क क्या है सुनो। पादप में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी है, प्रोटिस्टा जगत में भी अगर कोशिका भित्ति होगी तो सेल्यूलोज की होगी। कवक में याद होगा बच्चों, कवक में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की नहीं होती, नॉन सेल्यूलोज यानी काइटिन की बनी होती है। और जीवाणु में भी कोशिका भित्ति अगर है तो वो नॉन सेल्यूलोज है, पेप्टिडोग्लाइकेन। ये सब जैव अणु में नाम पढ़े हैं बच्चों हमने, ठीक है। तो कोशिका भित्ति, सवाल दो तरीके का आ सकता है, कोशिका भित्ति किसमें है किसमें नहीं। यह भी पूछ सकते हैं सेल्यूलोज वाली कोशिका भित्ति किस किस में होगी। सेल्यूलोसिक कोशिका भित्ति पादप जगत में और प्रोटिस्टा जगत में, और गैर सेल्यूलोज नॉन सेल्यूलोज वाली कोशिका भित्ति कवक में मिलेगी और मोनेरा में मिलेगी। इनमें मोनेरा में यानी जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकिन से कोशिका भित्ति बनी होती है और कवक में काइटिन से कोशिका भित्ति बनी होती है। याद रखना बच्चों, ये सिर्फ अपन एक चार्ट इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, विस्तार में तो हर एक जगत को पढ़ना बाकी है अभी। तो कोशिका की संरचना देख ली, काय संगठन देख लिया, केंद्रक झिल्ली देख ली, कोशिका भित्ति देख ली, पोषण रह गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, पोषण। वो अगले में ही बना पाऊंगा बच्चों, वही वापस ले लिया मैंने यहां पर, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया, ठीक है। और अब मैंने लक्षण कौन सा ले लिया, पोषण। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है और इस पे भी बहुत सवाल आते हैं। एक एक करके अब पीछे से चलते हैं बच्चों, ठीक है ना, पीछे से ले रहा हूं मैं। जंतु, सारे के सारे जंतु जो हैं वो विषम पोषी होते हैं, है ना बच्चों। सारे के सारे जंतु विषम पोषी हैं यानी हेटेरोट्रॉफ्स हैं। और ये सब जंतु, अपन भी जंतु में आते हैं, अपन भोजन सबसे पहले अंदर लेते हैं और फिर उसका पाचन करते हैं, है ना। विषम पोषी हैं, इस तरह के पोषण को कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये जंतु वाले पोषण को क्या कहते हैं बच्चों, होलोजोइक। होलो मतलब संपूर्ण, जू मतलब एनिमल, जू मतलब एनिमल, तो जंतु जैसा पोषण होलोजोइक। तो जंतु जैसा पोषण का क्या मतलब भाई, जंतु जैसे पोषण का मतलब है पहले भोजन का अंतःग्रहण होता है, इंजेशन, और फिर क्या होता है, पाचन। तो जब भोजन का पहले अंतःग्रहण करेंगे फिर उसका पाचन करेंगे, इसे जंतु जैसा पोषण यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये सब विषमपोषी जंतु दिखाएंगे, ठीक है। चलो पादपों की बात करें तो पादप क्या होते हैं, स्वपोषी। और स्वपोषी में भी पादप क्या होंगे, प्रकाश संश्लेषी, है ना। स्वपोषी में भी पादप क्या होंगे, प्रकाश संश्लेषी। इस तरह का पोषण होलोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। पादपों जैसा, होलो मतलब संपूर्ण,
फाइटो, फाइटो मतलब प्लांट, जू मतलब एनिमल। तो जंतु जैसा पोषण होलोजोइक और पादप जैसा पोषण होलोफाइटिक। तो पादप जैसा पोषण मतलब प्रकाश संश्लेषण, पादप जैसा पोषण मतलब प्रकाश संश्लेषण। तो पादप जैसा पोषण का मतलब है प्रकाश संश्लेषी। ठीक है भाई, तो ये हो गया पादप की बात। पादप और जंतु तो आसान है, पादप और जंतु आसान। सारे जंतु विषमपोषी हैं, सारे पादप स्वपोषी हैं। एक पादप अपवाद है, कसकटा बताया था। कसकटा जो है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, बट वो अपवाद बात की बात है। बाकी लगभग सारे पादप स्वपोषी, सारे जंतु विषमपोषी। जंतु विषमपोषी हैं, होलोजोइक पोषण, जंतु जैसा, जिसमें पहले भोजन अंदर आएगा फिर पाचन होगा। सारे पादप स्वपोषी हैं, प्रकाश संश्लेषण दर्शाएंगे। प्रकाश संश्लेषण पादप दर्शाते हैं, इस पोषण को होलोफाइटिक। अब बात करो कवक की। किसकी बात करें भाई? कवक की। कवक का बताओ तो कवक, सारे के सारे कवक विषमपोषी होते हैं। ठीक है, कवक भी क्या होंगे? विषमपोषी। कवक स्वपोषी ना होकर विषमपोषी हैं, लेकिन कवक अपना भोजन या पोषण मृत कार्बनिक पदार्थों से लेते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। तो वे है तो विषमपोषी, लेकिन अधिकांश मृतोपजीवी। मृतोपजीवी को हम अंग्रेजी में कहते हैं सैप्रोफाइट, है ना। मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना पोषण लेते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ से पोषण ग्रहण करते हैं। तो हुए तो विषमपोषी, भोजन खुद नहीं बना रहे, लेकिन मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना पोषण लेते हैं, इसलिए मृतोपजीवी हो गए। ठीक है, फिर किसकी बात करें भाई? अब इंपॉर्टेंट है मोनेरा और प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जो है ना बच्चों, प्रोटिस्टा में स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। हां, प्रोटिस्टा जगत में दोनों तरह के जीव हैं भाई, विषमपोषी भी हैं, स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब है प्रकाश संश्लेषी होंगे, और विषमपोषी का मतलब होलोजोइक, जंतु जैसा पोषण। तो जंतु जैसा पोषण दर्शाएंगे विषमपोषी प्रोटिस्टा, और प्रकाश संश्लेषी मतलब होलोफाइटिक। तो यह भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है बच्चों कि ऐसा जगत बताओ जिसमें पादप जैसा और जंतु जैसा दोनों पोषण मिलेगा। ऐसा जगत बताओ जिसमें पादप और जंतु दोनों जैसे पोषण मिलेंगे। प्रोटिस्टा। कवक में तो विषमपोषी है लेकिन मृतोपजीवी हो गए, पादप में केवल स्वपोषी है, जंतु में केवल विषमपोषी है, लेकिन पादप जैसा प्रकाश संश्लेषण और जंतु जैसा होलोजोइक पोषण दोनों कौन दर्शा रहा है? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जगत में पादप जैसे जंतु भी शामिल हैं, जीव, जंतु जैसे जीव भी शामिल हैं, और इसलिए उनमें स्वपोषी और विषमपोषी दोनों पोषण मिलेगा। अब बात करें मोनेरा की। मोनेरा भी क्या होंगे? मोनेरा भी स्वपोषी होंगे और विषमपोषी। स्वपोषी भी हैं और विषमपोषी भी हैं। अब स्वपोषी में बच्चों ये प्रकाश संश्लेषी है। हां, याद है अपन ने देखा था प्रकाश संश्लेषी। हां, और प्रकाश संश्लेषी के अलावा रसायन संश्लेषी भी होते हैं, है ना। मतलब प्रकाश से तो ये ऊर्जा भोजन निर्मित करते ही हैं, ये रसायनों के द्वारा भी भोजन उत्पन्न कर सकते हैं, रसायन संश्लेषी भी हैं।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूं पोषण वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप देखो विटेकर ने कितनी मेहनत की। विटेकर ने लगभग सारे लक्षणों को लेकर 5 जगत का वर्गीकरण किया। उन्होंने प्रोकैरियोट, यूकैरियोट का भी ध्यान रखा, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों का भी ध्यान रखा, स्वपोषी विषमपोषी का भी ध्यान रखा। तो पोषण भी उन्होंने वर्गीकरण का लक्षण आधार रखा, है ना भाई। उन्होंने पोषण, कोशिका भित्ति, काय संगठन, कोशिका की संरचना, जैव विकास, पहले मोनेराए, फिर प्रोटिस्टा, फिर कवक, इस तरह से। तो इन्होंने सभी लक्षणों के आधार पर 5 जगत का वर्गीकरण किया। तो सारे एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स मोनेरा में, सारे एक कोशिकीय यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा में, ठीक है। फिर पोषण के आधार पर अब देखो बच्चों, विस्तार में तो अभी अपन एक एक करके देखेंगे। विस्तार में तो हम मोनेरा जगत देखेंगे, फिर प्रोटिस्टा, फिर कवक, फिर पादप, फिर जंतु, सब पढ़ेंगे। लेकिन अभी देखो मोनेरा जगत जो अपन ने पढ़ा है, मोनेरा जगत में इनका जो पोषण है वो सबसे ज्यादा जटिल है भाई। जंतु तो सिर्फ विषमपोषी हैं और कुछ नहीं। पादप जो हैं केवल स्वपोषी हैं और कुछ नहीं। कवक जो है वो भी केवल विषमपोषी है और कुछ नहीं। प्रोटिस्टा स्वपोषी भी है, विषमपोषी भी है। मोनेरा भी स्वपोषी है, विषमपोषी है। सर दोनों सेम ही तो है? नहीं, प्रोटिस्टा में स्वपोषी में केवल प्रकाश संश्लेषी है, लेकिन मोनेरा जगत में जो स्वपोषी जीव हैं वो प्रकाश संश्लेषी के साथ साथ रसायन संश्लेषी भी हैं। प्रकाशीय ऊर्जा से भी भोजन बना सकते हैं, रसायनों का उपयोग करके भी भोजन बना सकते हैं। तो प्रकाश और रसायन संश्लेषी दोनों जीव आपको केवल मोनेरा जगत में मिलेंगे। तो सबसे जटिल पोषण, सबसे जटिल पोषण वाले जगत कौन सा होगा? मोनेरा। पादप व जंतु पोषण पूछ लिया जाए, पादप व जंतु व जंतु पोषण दोनों किस में देखा जाएगा? प्रोटिस्टा में। मोनेरा में नहीं देखा जाएगा। सर मोनेरा क्यों नहीं? मोनेरा में जो विषम पोषी है ना बच्चों, वो होलोजोइक नहीं है। जैसे जीवाणु है, तो जीवाणु थोड़ी कोई जंतु जैसा पोषण लेते हैं, वो तो या परजीवी होते हैं, ठीक है, या मृतोपजीवी होते हैं। तो इनमें जंतु जैसा पोषण नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे। पादप और जंतु जैसा पोषण पूछ लिया जाए, पादप व जंतु पोषण कौन सा जगत दर्शाएगा? प्रोटिस्टा। लेकिन सबसे जटिल प्रकार का पोषण कौन दर्शाएगा? मोनेरा। ठीक है भाई, तो ये तो अपन ने 5 जगत के वर्गीकरण की बात की जो किसने दिया था? विटेकर ने। अब एक और चीज, आधुनिक जो वर्गीकरण है ना, उसमें 6 जगत का वर्गीकरण भी आ गया है। हां, हम अभी भी फॉलो, मान्य तो आर.एच. विटेकर का 5 जगत है, आज भी हम फॉलो तो इस 5 जगत वर्गीकरण को ही करते हैं, लेकिन जो आधुनिक वर्गीकरण आया है वो है 6 जगत का वर्गीकरण। तो अब अपने पास क्या आता है बच्चों? जो लेटेस्ट बता रहा हूं, लेटेस्ट है हमारे पास 6 जगत वर्गीकरण। ये भी आ चुका है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किस वैज्ञानिक ने दिया है? कार्ल वूस ने। फिर बता रहा हूं, आर.एच. विटेकर ने तो जो 5 जगत वर्गीकरण दिया वो हम फॉलो करते हैं, वो मान्य है, अभी भी वो चलता है। लेकिन जो आधुनिक वर्गीकरण है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, वो 6 जगत है। क्या है उसमें? सुनो, उसमें यूं का यूं आपके पास प्रोटिस्टा है, आपके पास फंगाई है, आपके पास प्लांटे है, एनिमेलिया है।
ये तो 4 के 4 यूं है। उन्होंने क्या किया, जो मोनेरा जगत है ना, मोनेरा जगत को उन्होंने 2 जगत में वर्गीकृत कर दिया। मोनेरा जगत के 2 हिस्से कर दिए उन्होंने। क्या कर दिए? पहला कर दिया आर्की बैक्टीरिया, दूसरा कर दिया यू बैक्टीरिया, तीसरा प्रोटिस्टा, चौथा कवक, पांचवा पादप, छठा एनिमेलिया। है ना? तो उन्होंने आधार तो विटेकर का ही बनाया है। 6 जगत वर्गीकरण में उन्होंने कुछ नहीं किया। जो मोनेरा जगत है जिसमें सारे प्रोकैरियोट्स शामिल हैं। अब इतना तो आपको मालूम चल गया ना कि मोनेरा जगत में कौन शामिल है? मोनेरा जगत में सारे प्रोकैरियोट्स शामिल हैं। तो सारे मोनेरा जगत में जो जीव थे उन्होंने मोनेरा जगत को 2 अलग अलग जगत में विभेदित कर दिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। क्यों किया भाई? ऐसा क्यों किया? मोनेरा को क्यों किया? सुनो इसका कारण, इधर ध्यान देंगे। आणविक अब सुनो, आर.एच. विटेकर का तो 5 जगत वर्गीकरण था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट, एनिमेलिया, ये तो 5 जगत वर्गीकरण विटेकर ने दिया। अब कार्ल वूस ने 6 जगत वर्गीकरण में क्या किया? मोनेरा को 2 अलग अलग जगत में विभेदित कर दिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। अब आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया अलग अलग क्यों किए? सुनो, लिखा क्या है मैंने? आणविक समजातीयता यानी मॉलिक्यूलर होमोलॉजी एवं 16s आरएनए के क्रम के आधार पर। अब थोड़ा आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। मोनेरा मतलब प्रोकैरियोट है, ठीक है? थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा भाई चीजें, अब पुरानी चीजें हैं सारी। मोनेरा प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट के अंदर कोई झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होता। मोनेरा या प्रोकैरियोट में कोई झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होता, बताया था। लेकिन झिल्ली रहित राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स 70s प्रकार के होते हैं मोनेरा में। इतना तो आपको याद होना चाहिए। मोनेरा में प्रोकैरियोट्स शामिल हैं, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर 70s प्रकार का राइबोसोम्स होते हैं। 70s प्रकार में बड़ा उपिकाई 50, छोटी उपिकाई 30, और जो छोटी उपिकाई है 30s, उसमें 16s आरएनए होता है। ठीक है? ये आपको कोशिका में हम पढ़ चुके हैं, कोशिका की संरचना में पढ़ चुके हैं, आणविक जैविकी में भी पढ़ चुके हैं। तो ये 16s आरआरएनए है। इसका क्रम यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में अलग अलग होता है। इसका मतलब आप समझ रहे हो? आरएनए में अंतर है। आरएनए मतलब आणविक स्तर पे अंतर है। विटेकर तो हम लोग अभी तक तो वर्गीकरण किस पे कर रहे हैं? कोशिका की संरचना, कोशिका की भित्ति, काय संगठन, पोषण, केंद्रक झिल्ली, हम तो कोशिकीय स्तर पर अंतर पता कर रहे थे। आर.एच. विटेकर ने जो 5 जगत वर्गीकरण दिया वो कोशिका के आधार पर, भाई कोशिका प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट, भित्ति है या नहीं है, तो कैसी भित्ति है, पोषण किस प्रकार का है, केंद्रक झिल्ली है या नहीं, ये लक्षणों की बात की। कार्ल वूस ने आणविक स्तर पे देख लिया कि भाई कोशिका के भीतर भी राइबोसोम के अंदर भी जो आरएनए है वो आरएनए का क्रम अलग अलग है। तो आणविक स्तर पर 16s आरएनए के क्रम में परिवर्तन होता है। आर्की बैक्टीरिया में अलग होता है क्रम, यू बैक्टीरिया में अलग होता है क्रम। इसलिए इन्होंने मोनेरा को भी 2 अलग अलग क्रम में विभेदित कर दिया।
तो क्या क्वेश्चन सुन लो, सबसे पहले तो 6 जगत वर्गीकरण में 6 जगत कौन से हैं यह याद रखना है। कौन कौन से 6 जगत हैं भाई? आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ये 6 जगत हैं। 6 जगत बने कैसे? कौन सा जगत 2 में टूटा? तो मोनेरा जगत आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया 2 में टूटा। क्यों टूटा, क्यों अलग किया? अलग अलग करने का आधार, अलग अलग विभेदित करने का आधार, आणविक आधार। आणविक आधार का मतलब इनके आरएनए में 16s आरएनए के क्रम में अंतर था, इसलिए आर्की जीवाणु और यू जीवाणु को अलग कर दिया। अब 6 जगत वर्गीकरण के बाद जब ये तो आधुनिक है भाई, ये अभी सबसे रीसेंट यही है आधुनिक। ये जो 6 जगत का वर्गीकरण है ना बच्चों, तो इस 6 जगत वर्गीकरण करने के बाद तो हमारे पास 3 डोमेन्स आ जाते हैं। हां, जिसे हम कहते हैं 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, जिसे हम कहते हैं जीवन के 3 डोमेन्स। हां भाई, जगत तो अपन ने 6 जगत वर्गीकरण देख लिया, तो 5 जगत है, 6 जगत है, जगत वर्गीकरण तो अपन बात कर चुके थे। अब जगत वर्गीकरण के बाद ये डोमेन्स की बात आती है। जैसे ही कार्ल वुश ने यह स्थापित किया कि 6 जगत का वर्गीकरण है, तो हमारे पास ये 3 डोमेन्स आ गए। 3 डोमेन्स क्या हैं? आर्कीबैक्टीरिया, ये पहला डोमेन, यू बैक्टीरिया दूसरा डोमेन, और यूकैरियोट्स तीसरा डोमेन है ना भाई। तो क्या हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना है। 3 डोमेन्स, 3 डोमेन्स आ गए हैं। 6 जगत वर्गीकरण, जैसे ही कार्ल वुश ने मोनेरा जगत को आर्की और यू बैक्टीरिया में विभेदित किया ना, उसके बाद हमारे पास 3 डोमेन्स आ गए, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स। तो कितने डोमेन्स हैं? 3। कितने डोमेन्स हैं? 3। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स। अब इन डोमेन्स में क्या क्या उदाहरण? हां, आर्की बैक्टीरिया में हम पढ़ेंगे मीथेनोजन्स, हैलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, है ना भाई। ये जो आर्की जीवाणु है, आर्की जीवाणु में हम 3 प्रकार के जीवाणु पढ़ेंगे, मिथेनोजन्स, हैलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स। यू बैक्टीरिया के अंदर सामान्य जीवाणु आ गए, जिसे हम कहेंगे बैक्टीरिया। फिर इसमें नील हरित शैवाल, फिर इसमें माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज, और यूकैरियोट्स में क्या क्या आ गए भाई? प्रोटिस्टा, फंगाई यानी कवक, प्लांट और एनिमेलिया, है ना भाई। तो ये सारे के सारे जीव हो गए भाई। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, विषाणु छोड़कर, विषाणु को कोई स्थान नहीं, विषाणु को किसी वर्गीकरण में स्थान नहीं दिया गया, विषाणु या वायरस को किसी डोमेन में भी स्थान नहीं दिया गया। क्यों नहीं भाई? उसमें कोशिकीय संरचना होती ही नहीं। विषाणु या वायरस में कोई कोशिकीय संरचना नहीं है, इसलिए वो वर्गीकरण का हिस्सा कभी नहीं रहा। तो विषाणु को छोड़ दो तो बाकी सारे के सारे
आर्की जीवाणु जो है, मीथेन, ये पढ़ा था अपन ने, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का महत्व, मिथेनोजेंस की बात की थी अपन ने, जो दलदलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, भेड़ों के आमाशय में पाए जाते हैं, वो मेथेनोजेंस आर्की बैक्टीरिया। हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, ये सब आर्की बैक्टीरिया के उदाहरण हैं। सामान्य जीवाणु जो हम पढ़ते हैं, बैसिलस, स्यूडोमोनास, थियोबैसिलस, ठीक है, ये सारे जीवाणु यू बैक्टीरिया के अंदर। नील हरित शैवाल यानी साइनो जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज, ये सब किस में आएंगे? यू बैक्टीरिया वाले डोमेन में। प्रोटिस्टा जगत, कवक, पादप, जंतु, ये सब किस डोमेन में आएंगे? यूकैरियोट्स में। ये सब किस डोमेन में आएंगे? यूकैरियोट्स में आएंगे। ठीक है भाई, तो ये तो अपन ने वर्गीकरण की बात कर ली। 2 जगत वर्गीकरण से चालू हुए थे, 2 जगत, 3 जगत, 4 जगत, मेन मुख्य 5 जगत का वर्गीकरण। किन किन लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया ये हमने देखा। फिर मोनेरा को अपन ने 2 में, आर्की और यू बैक्टीरिया में विभाजित कर दिया, और उसके बाद 3 डोमेन्स आ गए। तो अब हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे आज बच्चों? सबसे पहले किसकी बात करेंगे? आर्की बैक्टीरिया की। ठीक है, तो अब वर्गीकरण में जीवों का प्रारंभ करेंगे ना। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? आर्की बैक्टीरिया। अब क्या लक्षण है भाई? सबसे पहले तो आपको मालूम चल गया क्या क्या चीजें। आपको यह मालूम चल गया कि 6 जगत वर्गीकरण में इसका अपना अलग जगत है। ठीक है, 6 जगत वर्गीकरण में आर्की बैक्टीरिया एक अलग ही जगत किंगडम है। 3 डोमेन्स में आर्की बैक्टीरिया एक अलग ही डोमेन है, और 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के आधार पर यह किसमें शामिल होगा? मोनेरा में, है ना। तो एक क्या चीज याद रखनी है, सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, आर्की बैक्टीरिया के बारे में। आर्की बैक्टीरिया के बारे में, यह एक डोमेन है जो हमने देख लिया। छह जगत वर्गीकरण में एक जगत है, यह भी हमने देख लिया। और 5 जगत वर्गीकरण में, 5 जगत वर्गीकरण में क्या होगा भाई? मोनेरा जगत में सम्मिलित है। मोनेरा जगत में सम्मिलित है। क्लियर भाई? आर्की बैक्टीरिया के बारे में डोमेन अलग है, 6 जगत वर्गीकरण में ये अलग से जगत है, लेकिन जो आर.एच. विटेकर का 5 जगत वर्गीकरण है उसमें आर्की बैक्टीरिया को किसमें शामिल किया गया है? मोनेरा जगत में। ठीक है, अब ये तो बात हो गई। अब आर्की बैक्टीरिया है क्या भाई, है ना। तो अब अगर हम इनके लक्षण की बात करें तो आर्की बैक्टीरिया सभी के सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स हैं। तो पहला लक्षण तो क्या है भाई? सभी के सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स हैं, है ना। प्रोकैरियोट्स हैं, जब भी तो मोनेरा जगत में रखा गया था इनको, और सभी की सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स हैं। अब है तो ये भी देखो बच्चों, इसको अपन ने आर्की बैक्टीरिया मतलब आर्की जीवाणु कहा है। ये जो है ना, ये सबसे प्राचीन प्रकार के जीवाणु हैं, और ये ऐसे प्राचीन प्रकार के जीवाणु हैं बच्चों जो सब प्रतिकूल परिस्थितियों में मिलते हैं, प्रतिकूल आवासों में मिलेंगे, मतलब एक्सट्रीम हैबिटेट में, जहां पर तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है ना, 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, जहां पर सामान्य जीवन संभव नहीं है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वाले तापमान में आपको आर्की जीवाणु मिल जाएंगे।
हाँ, अत्यधिक लवण जहां पर होगा, अत्यधिक लवणीय वातावरण होगा, सलाइन एनवायरमेंट, जहां पर भी जीवन संभव नहीं है, वहां पर भी आपको आर्की बैक्टीरिया मिल जाएंगे। दलदलीय क्षेत्रों में, भेड़ की आंत में या अमाशय में आपको क्या मिल जाएंगे? आर्की जीवाणु। मतलब ये ऐसे प्राचीन प्रकार के जीवाणु हैं जो प्रतिकूल या असामान्य वातावरण में पाए जाएंगे। ये सब के सब अधिक तापमान पर, अधिक अम्लीय वातावरण में, अत्यधिक लवणीय वातावरण में, भेड़ों के अमाशय में, सब प्रतिकूल आवासों में पाए जाते हैं, है ना। तो आर्की बैक्टीरिया क्या हो गए भाई? यह प्राचीन जीवाणु हैं जो प्रतिकूल आवासों में, यानी एक्सट्रीम हैबिटेट, प्रतिकूल आवासों में पाए जाते हैं। प्रतिकूल आवास कैसे हो गए? अत्यधिक तापमान, अम्लीयता, लवणीयता वातावरण में। तो अत्यधिक लवणीय, अत्यधिक अम्लीय, अत्यधिक तापमान, ऐसे आवासों में, ऐसे हैबिटेट में कौन पाया जाता है? आर्की जीवाणु पाए जाते हैं। अब पहली चीज तो यह है कि सर अगर ये ऐसे प्रतिकूल आवासों में पाए जाते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, अम्लीय वातावरण, लवणीय वातावरण, तो ऐसे प्रतिकूल आवासों में रहने के लिए कुछ अनुकूलन भी तो होने चाहिए। आज 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में है, पीएच 2-1.5 अम्लीय पीएच पर जीवित हैं, अत्यधिक लवणीय वातावरण में जीवित हैं, तो ऐसे प्रतिकूल आवासों में रहना कोई मजाक है क्या? प्रतिकूल वातावरण में रहने के लिए कुछ अनुकूलन होने चाहिए। हां, तो नेक्स्ट लक्षण क्या है भाई? नेक्स्ट है कि यही प्रतिकूल आवासों के लिए अनुकूलन क्या है इनमें? तो इनके लिए अनुकूलन 2 है भाई। एक तो इनकी कोशिका झिल्ली में अनुकूलन होता है और दूसरा अनुकूलन इनकी कोशिका भित्ति में मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये ऐसे प्रतिकूल वातावरण में पाए जाते हैं, ऐसे अत्यधिक तापमान, अम्लीयता या लवणीय वातावरण में यदि ये पाए जाएंगे, तो बचाव के लिए अनुकूलन तो होगा। अनुकूलन इनके झिल्ली में मिलेगा और भित्ति में मिलेगा। कैसे? झिल्ली में कैसे मिलेगा? झिल्ली में सुनो, झिल्ली में इनमें शाखित वसा होते हैं। झिल्ली में शाखित वसा की एक परत पाई जाती है। आपको याद है बच्चों, जब अपन ने प्लाज्मा झिल्ली पढ़ा था, तो अपन ने सामान्य जब कोशिका झिल्ली पढ़ी थी तो उसमें वसा की द्विपरत पड़ी थी। हर कोशिका झिल्ली में वसा की द्विपरत पड़ी थी ना। यहां पर द्विपरत नहीं होती, वसा की एक ही परत है और वसा शाखित है। तो एक ही परत होती है वसा की और वो शाखित होते हैं, तो वो अधिक तापमान पर स्थायी रह पाते हैं। अगर वो द्विपरत होगी तो दोनों परत एक दूसरे के अंदर घुल जाती है अधिक तापमान पर और कोशिका नष्ट हो सकती है। एक ही परत अधिक तापमान पर ज्यादा स्थायी रहती है। दूसरा इनमें कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली में आपको क्या मिलेंगे? ताप स्थायी प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो इनकी कोशिका भित्ति में ताप स्थायी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। मतलब इनकी कोशिका भित्ति में ऐसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो अधिक तापमान पर स्थायी रहते हैं। याद है अपन ने पीसीआर पढ़ा था बच्चों बायोटेक में,
तो उसमें अपन ने थर्मस एक्वेटिकस आर्की जीवाणु का नाम बताया था मैंने, जिससे टैग पॉलीमरेज एंजाइम मिलती थी जो अधिक तापमान पर स्थायी रहती थी। तो वो इन्हीं से तो मिलती है। इनके प्रोटीन्स, इनकी एंजाइम्स, इनके कार्बोहाइड्रेट्स अधिक तापमान पर स्थायी रह सकते हैं। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? आर्की जीवाणु की। आर्की जीवाणु प्राचीन जीवाणु हो गए, प्रतिकूल आवासों में पाए जाएंगे, या तो अत्यधिक तापमान में, अम्लीयता में, लवणीय वातावरण में। और अगर ये ऐसे प्रतिकूल आवासों में पाए जाएंगे तो ऐसे प्रतिकूल आवासों में पाए जाने के लिए इनमें विशेष प्रकार के अनुकूलन होंगे। कैसे विशेष प्रकार के अनुकूलन हैं? कोशिका झिल्ली में वसा की द्विपरत नहीं है, एक ही परत है। द्विपरत होती है तो अधिक तापमान पर दोनों परत एक दूसरे में समावेशित हो जाती है और झिल्ली बिखर जाती है। वसा की एक ही परत होगी और वो शाखित होती है तो ऐसा समावेशन नहीं हो पाता। और कोशिका भित्ति है जिसमें ताप स्थायी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हैं, जो भी इसको प्रतिकूल आवास में बचा के रखती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अब आर्की जीवाणु में प्रतिकूल आवास में तो हो गया। अब ये जो आर्की जीवाणु है, इनमें एक नया विशेष लक्षण क्या है? अपन ने इन आर्की जीवाणु को क्या किया बच्चों? अपन ने इन आर्की जीवाणु को यू जीवाणु से अलग किया। अपन ने तो क्या, कार्ल वूस ने अलग कर दिया था। कार्ल वूस ने यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को अलग कर दिया। भाई विटेकर ने तो दोनों को मोनेरा जगत में रखा था। यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया दोनों को मोनेरा जगत में रखा कि भाई दोनों प्रोकैरियोट हैं, दोनों एक कोशिकीय हैं, तो मोनेरा जगत में रख दिया। लेकिन कार्ल वूस ने देखा कि आणविक स्तर पे अलग अलग हैं, आरएनए का क्रम अलग अलग है। तो आणविक स्तर पर ये जो आर्की जीवाणु है ना, ये यूकैरियोट्स अपन जैसे होते हैं आणविक स्तर पर। आणविक स्तर पे इसका मतलब है आर्की जीवाणु में हिस्टोन जैसे प्रोटीन्स मिलते हैं। प्रोकैरियोट्स में तो हिस्टोन प्रोटीन्स होते ही नहीं, यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। ये सब पढ़ रखा है भाई। देखो बच्चों, अब 70% सिलेबस हम कर चुके हैं, 70 से 80% सिलेबस हम कर चुके हैं, तो अब आपको चीजें याद होनी चाहिए। यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं। तो वैसे तो प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, जीवाणु में नहीं होते, तो आर्की जीवाणु में भी नहीं होने चाहिए। लेकिन ये आणविक स्तर पे अलग है, और आणविक स्तर पर ये यूकैरियोट्स के समान है। इनमें हिस्टोन जैसे प्रोटीन्स मिलते हैं। ठीक है, तो आर्की जीवाणु में क्या याद रखना है? आणविक स्तर पर यह यूकैरियोट्स से समानता दर्शाते हैं। यूकैरियोट से समानता दर्शाते हैं मतलब कैसे? हिस्टोन प्रोटीन्स उपस्थित, और जीवाणु से या यू बैक्टीरिया से 16 SrRNA के क्रम में भिन्नता है ना भाई। तो आणविक स्तर पर ये यूकैरियोट से समानता दर्शाएंगे। कैसे यूकैरियोट से समानता दर्शाएंगे? इनमें हिस्टोन प्रोटीन्स उपस्थित होंगे। इनमें क्या उपस्थित है? हिस्टोन प्रोटीन्स उपस्थित है। और ये यू बैक्टीरिया से अलग हैं। यू बैक्टीरिया से कैसे अलग है? यू बैक्टीरिया से इसलिए अलग है क्योंकि उनमें 16S RRNA के क्रम में भिन्नता देखी जाती है ना भाई। फिर फाइनली आर्की बैक्टीरिया 3 प्रकार के हैं। आर्की बैक्टीरिया को अपन 3 प्रकार में विभेदित कर सकते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं भाई? मेथेनोजेंस, थर्मो एसिडोफाइल्स और हैलोफाइल्स।
है ना, 3 प्रकार के आर्की जीवाणु हो गए, मेथेनोजन्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और हैलोफाइल्स। क्या है भाई ये? मेथेनोजन्स ये तो अवायवीय होते हैं। कहां पढ़े थे भाई? अवायवीय हैं और मीथेन उत्पादित किसमें काम करते हैं? मीथेन उत्पादन में, बायोगैस के निर्माण में, याद है। और कहां पाए जाते हैं भाई इनका आवास? बता रखा है मैंने, दलदलीय क्षेत्रों में यानी मार्शी एरियाज में, भेड़ बकरियों के आमाशय में, और एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में। याद है वाहित मल का उपचार? वाहित मल के उपचार में बताया था एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स, ये आवास दलदलीय क्षेत्रों में मिथेनोजन्स मिलते हैं, भेड़ के आमाशय र्यूमेन में मेथेनोजन्स मिलते हैं, तभी तो गोबर गैस कहते थे उसे। और एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में भी मीथेन उत्पादित करने वाले आर्की बैक्टीरिया मिलते हैं। थर्मोएसिडोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल्स का मतलब अत्यधिक तापमान एवं अम्लीय आवास में उपस्थित। है ना भाई, अत्यधिक तापमान, हाई 100 डिग्री 110 डिग्री सेंटीग्रेड, अम्लीय pH 1, 2, 3 अम्लीय pH पर उपस्थित हैं, तभी तो थर्मो मतलब तापमान, एसिड मतलब अम्लीयता। यानी ये कहां पर मिलते हैं भाई? हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में। ये हॉट सल्फर स्प्रिंग्स है ना बच्चों, यहां पर तापमान 100-125 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ऐसे तापमान पर थर्मोएसिडोफाइल्स मिलेंगे। और हैलोफाइल्स कहां मिलते हैं भाई? अत्यधिक लवणीय वातावरण में। तो अत्यधिक लवणीय वातावरण में क्या मिलते हैं? हैलोफाइल्स। तो लवणीय आवास हैलोफाइल्स, अत्यधिक तापमान और अम्लीय आवास थर्मोएसिडोफाइल्स, और दलदलीय क्षेत्र यानी मार्शी एरियाज, भेड़ के आमाशय, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में जो अवायवीय आर्की जीवाणु हैं जो मीथेन का उत्पादन करते हैं वो मेथेनोजन्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आज किसकी बात की है? आर्की जीवाणु की बात की है। अपन ने वर्गीकरण की बात की भाई। वर्गीकरण में 2, 3, 4, 5 मुख्य 5 जगत वर्गीकरण समझा। 5 जगत वर्गीकरण में पांचों जगत को किस किस आधार पर वर्गीकृत किया गया, उन लक्षणों की बात की। संरचना, काय संगठन, झिल्ली, भित्ति और पोषण की बात की, है ना। फिर 5 जगत के बाद एक आधुनिक जगत देखा, 6 जगत, जिसमें मोनेरा जगत को 2 अलग अलग जगत में विभेदित कर दिया, तो आर्की और यू बैक्टीरिया। तो अपन ने आज पहली बार तो केवल क्या समझा है? आर्की बैक्टीरिया समझा, है ना। हमने किसकी बात की भाई? आर्की बैक्टीरिया की बात की है। आर्की बैक्टीरिया एक अलग ही डोमेन है, 6 जगत में अलग ही जगत है, लेकिन 5 जगत की बात करें तो मोनेरा जगत में आता है। इसमें मेथेनोजन्स, हैलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स, आर्की बैक्टीरिया अपन ने पूरा पढ़ लिया भाई, है ना। तो आर्की बैक्टीरिया के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में किसकी बात करेंगे? यू बैक्टीरिया की, है ना। एनसीईआरटी के हिसाब से तो ये दोनों मोनेरा जगत में है, क्योंकि एनसीईआरटी में 5 जगत वर्गीकरण दे रखा है। 5 जगत वर्गीकरण यानी विटेकर वाला। तो विटेकर में तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों मोनेरा जगत में ही आ रहे हैं। लेकिन कार्ल वूस की बात करें, 6 जगत की या 3 डोमेन्स की बात करें, तो हमने आर्की बैक्टीरिया पूरा पढ़ लिया है। हम अब यू बैक्टीरिया अगले लेक्चर में किसकी बात करेंगे भाई? अगले लेक्चर में हम यू बैक्टीरिया की विस्तार में बात करेंगे। तो यू बैक्टीरिया के लक्षण, और यू बैक्टीरिया का मतलब जगत तो मोनेरा ही है। 5 जगत के आधार पर मोनेरा जगत है, 6 जगत के आधार पर यही नया ही जगत है, नया ही डोमेन है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम किसकी बात करेंगे? यू बैक्टीरिया की।
और फिर आगे अलग अलग जगत की बात करते रहेंगे। जैसा मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, क्लासिफिकेशन चालू हो चुका है, इसको रोज पढ़ना चालू कर दो। इसमें कोई ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, केवल चीजों को याद रखने की जरूरत है। बहुत सारे उदाहरण हैं बच्चों, अभी तो हमने सिर्फ आर्की बैक्टीरिया पर पहुंचे हैं। जैसे जैसे ये चैप्टर आगे आगे जाएंगे कई सारे उदाहरण आएंगे, तो बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो अभी से डेली पढ़ने लग जाइए। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।